Hello everyone. Now we are going to start chapter number 4 of our book Techniques of Material Control. चैप्टर 1 में आपने सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग सीखा था. चैप्टर नंबर 2 में आपने कॉस्ट शीट और उसके वेरियस एलिमेंट्स को स्टडी किया था. जब आपने कॉस्ट शीट को स्टडी किया होगा तब आपको ये पता चला होगा कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड है. अगर एक लें वो है हमारे पास मटेरियल, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो. एक होता है हमारे पास लेबर, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. और एक होता है हमारे पास एक्सपेंसेस अदर दैन मटेरियल एंड लेबर, अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. चैप्टर नंबर 3 में हमने कॉस्ट के फर्स्ट कंपोनेंट मींस मटेरियल को प्राइस करना सीखा था कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं. इस चैप्टर में अब आपने क्या करना है कि जो भी वैल्यूज आपने निकाली हैं उनको कंट्रोल करना है. मतलब आपने ये इंश्योर करवाना है कि जो भी मटेरियल है आपके पास वो एक कंट्रोल्ड लिमिट के अवेलेबल हो, कंट्रोल लिमिट में अवेलेबल हो, सो दैट कि आपकी जो भी वेस्टेज है या एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें कि मटेरियल कंट्रोल होता क्या है. मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या इंश्योर करता है कि आपके पास राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी and right time. इनका रिलेशन विद मिनिमम कॉस्ट. ये 4 कीवर्ड्स हैं जो मटेरियल कंट्रोल की मेन डेफिनेशन का पार्ट है. मटेरियल कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इंश्योर्स right quality of goods, right quantity of goods at right time to ensure minimum cost of material. आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की नीड को सूट करे. तो अगर ऐसा कोई भी मटेरियल आपके पास पड़ा है जो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा, देयर इज नो नीड ऑफ स्टॉकिंग दैट मटेरियल. देन राइट क्वांटिटी, हमें उतना ही मटेरियल चाहिए जितना हमें हमारी प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है. अब अगर आप एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी स्टोरेज की, तो हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा स्टॉक. और इन दोनों को इंश्योर करने के साथ साथ आपको क्या इंश्योर करना है कि आपको सही टाइम पर अपनी सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी मिले. अब अगर आपकी ये तीनों की तीनों चीजें फुलफिल होंगी तभी आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो सकेगी ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल. अब इस चैप्टर में हमने वो सारी की सारी टेक्निक्स को स्टडी करना है जो मटेरियल कंट्रोल को इंश्योर करती हैं. टेक्निक्स आर इन्यूमरेबल. हर एक कंपनी टू कंपनी डिफाइन की जाती है टेक्निक. वो अपने आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक को चूज करते हैं. देयर आर सम टेक्निक्स विच आर फॉलोड बाय एवरी कंसर्न, बट देयर आर सम टेक्निक्स विच आर सुटेबल टू ओनली फ्यू ऑफ द कंसर्न्स. So companies need to identify their needs first so as to choose the technique of material control.
Now let's see what are the various techniques of material control which you are going to study in the further videos. Now these are the various techniques of material control. Total number 11 है आपका. Determination of stock level, EOQ या जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं. जो पहले के दो मेथड्स हैं आपके वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. अगर आपको इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आएगा तो आपको पहले दोनों टेक्निक्स में से ही आएगा. और ये श्योर है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है. अगर मैं कहूं तो 90% चांस है कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन आए. और जो स्टॉक लेवल का केस लेते हैं 5 मार्कर तो श्योर है, कई बार 15 में भी आ जाता है. तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 2 टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट. इनको हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में. आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बाकी की टेक्निक्स हैं उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से क्या मतलब है. बिकॉज कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, या फिर आप ये समझ लो कि अभी आपके लिए वो बनी ही नहीं है. एज पर योर लेवल दे आर ऑफ वेरी हाई लेवल. उनके जो टर्म्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो हाई लेवल के हैं. सो सम टेक्निक्स आर नॉट मेंट फॉर यू, but there are some techniques which can come in 5 marks theoretical question, truly very important. तो मैं उन टेक्निक्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूं. अगर हम सबसे पहले देखें, एक तो है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. अब मैं इसको थ्योरेटिकल रेशो नहीं बोलूंगी, ये एक्चुअल में यूज की जाती है प्रैक्टिकल टर्म्स में. इसका एक्चुअल यूज आपको अपने 3rd ईयर के अकाउंट्स में पता चलेगा जब आप एक पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो एनालिसिस पर करोगे. तब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की पूरी नॉलेज मिल जाएगी. 4th टेक्निक एबीसी एनालिसिस. अब एबीसी एनालिसिस क्या है? एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि हम अपने स्टॉक को, जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, हम अपने स्टॉक को 3 तरह के मटेरियल में डिवाइड करेंगे. ए कैटेगरी स्टॉक, बी कैटेगरी स्टॉक, सी कैटेगरी स्टॉक. ए कैटेगरी में वो स्टॉक होगा जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है. बी कैटेगरी में वो स्टॉक होगा जो मीडियम प्राइस्ड है. और सी कैटेगरी में वो स्टॉक होगा जो सबसे लो प्राइस्ड है. So high priced stock, medium priced stock and low priced stock. So according to the funds, availability of funds, we will maintain the stock of different categories. जितनी भी हमारे पास फंड्स की कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम जितने भी रेट वाला स्टॉक अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को अपने पास रखेंगे. अब इस पूरी की पूरी टेक्निक का एक ड्रॉबैक है. वो ड्रॉबैक आपका एक टेक्निक फुलफिल करती है जिसको हम बोलते हैं VED एनालिसिस. अब ड्रॉबैक क्या है? आपको एबीसी एनालिसिस तो सिर्फ इतना बता रहा है कि ये प्राइस का स्टॉक कितना पड़ा है, बट वो हमें ये नहीं बताता कि अब आपको कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए. It just categorize the stock into different units और आप अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के अकॉर्डिंग देखते हो. बट VED एनालिसिस एक्चुअल में हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक. वो क्या करेगा? वो स्टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. V का मतलब होगा वाइटल, E का मतलब होगा एसेंशियल और D का मतलब होगा डिजायरेबल. DESIRABLE, डिजायरेबल. अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमने अपने स्टॉक को कैसे रखना है. डिजायरेबल वो स्टॉक
जिसकी अवेलेबिलिटी के बिना हमारा काम चल सकता है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसके स्टॉक को अभी हम नहीं मेंटेन करेंगे। डिजायरेबल से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा उसको कहते हैं एसेंशियल, और एसेंशियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक को कहते हैं वाइटल। वाइटल वो जिसकी अवेलेबिलिटी के बिना हमें लॉस हो सकता है। एसेंशियल वो जिसकी अवेलेबिलिटी के बिना हमारा काम रुक सकता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। डिजायरेबल वो जिसकी अवेलेबिलिटी के बिना हमें कोई लॉस नहीं होगा और ना ही हमारा काम रुकेगा। तो अब हमें पता चल गया कि हमें मैक्सिमम स्टॉक किसका मेंटेन करना चाहिए, वाइटल का, एसेंशियल का उससे कम और डिजायरेबल का उससे कम, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब वीईडी एनालिसिस बना ही इस पर्पस के लिए था कि वो एबीसी एनालिसिस के ड्रॉबैक को रिमूव कर सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक। एक टेक्निक हमने छोड़ी थी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, वो एक हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक टेक्निक प्रोवाइड करता है कि आपने अपने मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड करना है, सो दैट जो एक्स्ट्रा इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई थेफ्ट हो गया, कई बार हमारे एम्प्लॉयज चोरी कर लेते हैं, या फिर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, उसके कारण भी तो हमारे स्टॉक की कैलकुलेशन में मुश्किल आ सकती है, या फिर कोई भी और मिसलीनियस एक्टिविटी हो गई जिसके कारण स्टॉक कम हो रहा है या स्टॉक रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। तो इन सभी की सभी चीजों को कवर करने के लिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमें एक सिस्टम देता है टू रिकॉर्ड द मटेरियल, जिसमें हम स्टोर्स कंट्रोल करते हैं या फिर और डेली बेसिस पर स्टॉक की रिक्वायरमेंट को चेक करके रखते हैं। ओनली यू नीड टू लर्न दिस थिंग इन दिस टेक्निक। नाउ मूव टू द अदर टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स में 7th टेक्निक है 2-bin सिस्टम। 2-bin सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक को 2 पार्ट्स में 2 बिन्स में डाल देंगे। एक तो वो बिन होगा जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जिसका आपको हर बार एक मिनिमम स्टॉक तो बनाकर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका स्टॉक खत्म तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो 2-bin सिस्टम में क्या किया, एक तो हमने क्या किया, मिनिमम बिन बनाकर रख लिया, मतलब वो स्टॉक जो हमें हर बार चाहिए ही चाहिए, उसका एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, कभी भी उस स्टॉक को खत्म नहीं होने देना। और एक दूसरा होता है सेकेंड बिन, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी या रिजर्व बिन। मतलब कुछ स्टॉक जब अगर इन केस आपका मिनिमम बिन का स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप उसका एक स्टॉक यूज कर सकते हो फ्रॉम योर रिजर्व बिन। पहले तो इंश्योर करना है कि इसका स्टॉक खत्म ना हो, बट अगर खत्म हो भी जाता है तो आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दे, वो होगा रिजर्व बिन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट रेशो। अब इनपुट आउटपुट रेशो में हम हमेशा एक रेशो कैलकुलेट करते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स डाल रहे हो और उससे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होकर बाहर आ रहे हैं। मतलब अगर मैंने 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ डाला है तो उससे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर होकर बाहर आ रही हैं, और फिर उसके बेसिस पर आप अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे कि इतना स्टॉक हमें चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा हम मेंटेन नहीं करके रखेंगे वरना हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट रेशो। हाउ मेनी यूनिट्स यू आर एंटरिंग टू इट, दैट बिकम्स योर इनपुट, जो हम रॉ मटेरियल कहते हैं,
हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दैट मशीनरी, जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे, उन दोनों का रिलेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, जो भी टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। नेक्स्ट कैटेगरी है या नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास FNSD एनालिसिस। अब अगेन यहां पर भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग है, कुछ अल्फाबेट्स के मीनिंग्स हैं। F का मतलब फास्ट, N का मतलब नॉर्मल, S का मतलब स्लो और D का मतलब डेड। F मतलब फास्ट, मतलब ऐसा स्टॉक जो बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, जिसका आपको ऑर्डर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। N का मतलब वो जो नॉर्मल स्पीड पर कंज्यूम होता है, तो उसका ऑर्डर भी आपका नॉर्मल स्पीड पर ही रहेगा कि आपको कब ऑर्डर करना है। S का मतलब स्लो, जो यूज बहुत स्लोली होता है, उसका स्टॉक पड़ा रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे यूज होती है। और डेड का मतलब वो जिसकी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है या डिमांड उसकी नहीं है, तो हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने स्टॉक को इस पूरे 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे। फास्ट कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, स्लो कौन सा है, डेड कौन सा है, और फिर चेक करेंगे कि किसका कितना स्टॉक मेंटेन करें। आगे से आप फिर कभी भी डेड का स्टॉक ही नहीं मेंटेन करोगे, स्लो का कम मेंटेन करोगे, नॉर्मल का उससे थोड़ा ज्यादा, फास्ट का उससे भी ज्यादा। दिस इज द 9th टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब आती हैं आपकी लास्ट 2 टेक्निक्स, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन। ये ऑलमोस्ट सेम चलती हैं। हमने क्या करना है, अपने स्टॉक को बहुत ही सिंपल वे से रिकॉर्ड करना है, उसको सिंपल वे से रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमने अपने स्टॉक के डिफरेंट ग्रेड्स बना देने हैं, और बाकी का भी यही मीनिंग होगा, क्लासिफाई कर दो और डिफरेंट कोड दे दो। दैट्स इट, एंड योर टेक्निक्स गेट ओवर। थैंक यू।